नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपकी आमदनी 12 लाख तक की है, सालाना 12 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय बजट एक्सपर्ट्स की मौजूदगी है। सबसे पहले हम आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गुरलीन साहनी जो सीए हैं, उनकी मौजूदगी है। और इसके बाद आर.एस. कालरा साहब सीए हैं, उनकी मौजूदगी है। और इसके बाद जो है अश्विनी रणदेव, वो भी सीए हैं। तो यहाँ पर बजट एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ बैठे हैं, जिनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार इस बार का बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए कितना खास है। सर, सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है पंजाब केसरी में। सर, मेरा पहला सवाल आर.एस. कालरा सर आपसे होगा कि आखिरकार इस बार के बजट की बात की जाए तो माना जा रहा था कि कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, लेकिन अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब में जो है, अगर 12 लाख तक की आपकी आमदनी है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, जब से भी बजट पेश होता है तो तभी से यही प्लान होना शुरू हो जाता है, ये बजट आम आदमी के लिए होगा। 1961 से इनकम टैक्स एक्ट बना है, तो आज 64 ईयर्स हो गए हैं। तो हर साल यही कह रहे हैं ये आम आदमी के लिए बजट होगा। तो आम आदमी क्या खास नहीं बन सका? क्या आम आदमी मिडिल क्लास पे नहीं जा सका? क्या मिडिल क्लास अपर क्लास नहीं बन सकी? वही हम आम आदमी पे ही टके हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है इस बार, पिछले 2 सालों में इन्होंने न्यू टैक्स रजीम शुरू किया था। न्यू टैक्स रजीम में क्या था, 87A का रिबेट था। तो अब इन्होंने क्या किया है, 87A का रिबेट जो पिछले साल 25,000 था, बढ़ा के 60,000 कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है, जो 12 लाख वाली इनकम जिनकी होगी तो उनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उनको एग्जम्पशन 4 लाख की मिलेगी। तो बेसिक एग्जम्पशन क्या है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक इनका जो है 5% टैक्स रेट है। 8 लाख से 12 तक 10% टैक्स रेट है। अगर कैलकुलेट करें तो ये 60,000 रुपया बनता है, क्योंकि 4 लाख से 8 लाख 20,000 और 8 लाख से 12 या 40,000, तो 60,000 रुपये टैक्स रेट है। अगर आपकी आमदन 12,50,000 रुपये है तो आपको आपकी बेसिक जो छूट मिलेगी 4 लाख की मिलेगी, ना कि 12 लाख की मिलेगी। ये पहले अपने आप को हमने क्लियर कर लेना चाहिए। तो बेसिक क्या है, 12 लाख की हमने छूट की एग्जम्पशन दे दी, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हमने लोगों के हाथ में इनकम तो दी नहीं, क्योंकि लोगों की इनकम तो बढ़ी नहीं। कहीं पे भी बजट में ऐसा प्रावधान नहीं है जो लोगों की इनकम बढ़ाए। टैक्स की एग्जम्पशन तो 12 लाख तक जा रही है, चलो ठीक है, बढ़ जाएगी। उसका बेनिफिट क्या होगा? अल्टीमेटली मिडिल क्लास और अपर क्लास होगा, लोअर क्लास को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सर आप जिक्र कर रहे हैं कि ये बेसिकली जो इसके बेनिफिट्स होंगे अब वो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों को होगा, और जो पुअर क्लास के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सर, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यहाँ पर लगातार बीजेपी के तमाम नेता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जब वो कल बजट सत्र के पहले दिन जब वो संसद के बाहर प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए होगा। देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। हालांकि सर ने जिक्र किया कि ये सही है कि अगर 12 लाख तक की आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये भी है कि अगर 4 लाख से 8 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। मैम, इसमें ना जो मोदी सरकार जी ने इस बारी बजट पास किया है ना, इसमें इन्होंने फिर से एक जो आम जनता है उनको एक स्लैब सिस्टम की रीडिंग में डाल दिया है, जहाँ पे वो न्यू रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने ओल्ड रिजीम के बारे, जहाँ पे पहले कोई टैक्स सेविंग्स होती थी, जहाँ पे लोगों की फ्यूचर के लिए एक अमाउंट इकट्ठी होती थी जो बाद में काम आती थी, उस पर कुछ नहीं किया। उन्होंने ये जो 12 लाख तक का स्कीम में सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि एक आम आदमी अगर 12 लाख के अंदर आमदन रखता है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर यही आम आदमी कल को 12 लाख से ऊपर जाएगा तो उसका जैसे
CARS काला जी ने बताया कि 4 लाख के ऊपर से आमदन टैक्सेबिलिटी शुरू हो जाएगी, जिसका उन्होंने पूरा स्लैब आज बजट में पेश किया है। और निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पूरा पढ़ के सुनाया है कि पहले 4 लाख पे 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक में 5% होगा, 8 से 12 लाख तक में 10% होगा, और 12 लाख से 16 लाख तक ऐसे ही 5% करता जाएगा। 24 लाख के ऊपर वही 30% जो हमारा पुराना टैक्स सिस्टम से चलता आ रहा है, जिसको हाईएस्ट रेट कहते थे हम, वो लगेगा। अब सर मैं अश्विनी सर आपके पास आना चाह रही हूँ। लगातार देश की जनता एकदम टीवी पर नजर गड़ाकर बैठी थी 11 बजे से कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, टैक्स स्लैब में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कालरा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, और जो ये बजट आया है ये लोअर क्लास के लिए तो है ही नहीं, ये मिडिल और अपर क्लास के लोगों के लिए है। देखिए, मैं इनसे सहमत भी हूं और असहमत भी हूं। एक्चुअली क्या है, जो बजट है ना, ये बेसिकली एक नीतिगत एक एक्सरसाइज है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि कोई नीतिगत कोई चेंजेस कर रही है, तो बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा उनके पास एक टूल है। बिल्कुल। आप देखो कि जो पहले जो प्रायोरिटीज होती थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अब जो इंडिया है ये ग्लोबल इकोनॉमी का या पूरे विश्व की जो इकोनॉमी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे 5वीं बड़ी व्यवस्था है। तो गवर्नमेंट जो मुझे जो लग रहा है, जो गवर्नमेंट की आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें भी आया है, हमारे जो अर्थ का जो आया पीछे हमारा सर्वे भी आया है कि जो गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है जीडीपी ग्रोथ की। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ ऐसे मेजर्स किए जाएं कि जिससे कि इकोनॉमी में पैसा आए, कंजम्पशन बढ़े, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बढ़ सके। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ये चेंज की है, बड़ी मेजर चेंज की है कि जो सीधा स्लैब 12 लाख पे ले गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सैलरीड वाले, जो नॉर्मली आप देखो कि जो सैलरीज है लाख रुपए, हमारे बहुत कम जो एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरीज लाख या उससे ज्यादा है, तो वो सारे के सारे जो टैक्स के जो स्ट्रक्चर से या टैक्स पेमेंट से वो बाहर निकल जाएंगे। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, मीन जिसको वो उनके जो इन हैंड जो चीज है वो उसको ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि वो कंजम्पशन अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करने की सरकार ने ये जो सीधा जो 7 से 12 ले गए हैं, तो उसका जो मेजर रीजन है जो मैं समझता हूं वो ये है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजल इनकम ज्यादा आए, कंजम्पशन बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। जहां तक सवाल है कि जो सेविंग को नहीं प्रमोट किया, ये नहीं किया, तो अब मैं फिर वही कहूंगा कि जो नीति जो पहले थी सेविंग वाली, अब वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पे धीरे धीरे जो भारत है, वो पहले सेविंग बेस्ड इकोनॉमी थी, अब वो हो गई है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेविंग्स में, स्मॉल सेविंग्स में, ये सारी चीजों को उन्होंने एक तरह से दरकिनार करते हुए, तो उन्होंने अपनी जो शिफ्ट है वो अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पे कर दी है। लेकिन सर एक ये भी सवाल है ना कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, अगर उनके पास सेविंग ही नहीं रहेगी, तो फिर वो खरीदारी ही नहीं करेंगे, और जब खरीदारी नहीं होगी तो फिर देश की जीडीपी भी ग्रोथ नहीं करेगी। नहीं, देखिए, जो सेविंग्स तो पहले इनकम होगी तो सेविंग्स होगी, तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों की इनकम बढ़ाई जाए। तो एक लोगों की इनकम कैसे बढ़नी है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे इनकम बढ़ जानी है। तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, टूरिज्म में ये अपने तरफ से सारे एफर्ट किए हैं ताकि जो ओवरऑल ग्रोथ हो, लोगों की इनकम बढ़े। तो ये पार्ट ऑफ दी बजट एक्सरसाइज ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हुई हैं, एमएसएमई में हुई हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुई हैं, एजुकेशन में हुई हैं, गिग वर्कर्स में, ये सारा के सारा गवर्नमेंट का एम क्या है कि लोगों की इनकम बढ़े, जीडीपी ग्रोथ आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो ये सारा जो जितनी भी ये एक्सरसाइज है उसका बेसिक एम यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो जीडीपी की ग्रोथ का जो एक मोमेंटम बना हुआ है वो पीछे जाने की बजाय आगे के आगे हो। तो ये नहीं कह सकते कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, पर ये डिपेंड वही करता है कि हम आगे वाले जो क्या सिचुएशन रहती है, या हम ये जो घोषणाएं रह जाती है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन
कैसे होती है। तो मतलब कुल मिलाकर सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बजट ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों के लिए है, हर तबके के लिए है। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि बेसिक उन्होंने ये नहीं देखा कि मिडिल क्लास को देना। जो मिडिल क्लास का लग रहा है ना 7 से 12, वो उनका एम यही है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, इकोनॉमी में तेजी आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो ये कहने के लिए कि ये बड़े बहुत अमीरों का बजट है या मिडिल क्लास का, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बजट सभी के लिए है। क्योंकि अगर सारे अमीर भी काम करें, मिडिल वाले भी करें, सभी अगर ग्रो करेंगे तभी इकोनॉमी इंक्लूसिव इकोनॉमी बन सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर किसी के लिए बजट मैं नहीं ये समझता। मैं समझता हूँ कि बजट है सबके लिए है, बाकी डिपेंड करेगा कि ये इसको सारे को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। आपने कालरा सर, मैं आपके साथ आऊंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कल इस चीज का भी जिक्र किया, जो बजट आने वाला है वो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर आधारित होगा। क्या आपको इन 3 चीजों की झलक आज के बजट में दिखी? सर ये जो बजट है कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली और बिहार के इलेक्शन भी नजर आते हैं। तो ये नहीं है मतलब बजट जो है परफॉर्म भी करेगा। जो भी बजट बनाए हैं मोदी सरकार ने, पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पिछले हम 10-15 साल में देखे तो वो मार्वलस है। रोड में देखे, रेल में देखे, एयर में देखे, कहीं पे भी। अब भी इसमें एयर कनेक्टिविटी 100 शहरों में बढ़ाई जा रही है। वो बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी कलेक्शन होगी, टैक्स कलेक्शन उसके बाद सेविंग भी बढ़ेगी, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। क्योंकि हमारा कंट्री जो है इतनी पॉपुलेशन है, एक प्लस पॉइंट भी है इसका, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, फॉरेन की निगाहें हैं। पर जो मैं समझता हूं जो इस बार का बजट है कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसीज को ध्यान में रख के, बिहार के आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रख के, या दिल्ली के इलेक्शन जो होने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं रख के बनाया गया। अमेरिका की पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया। कौन सी पॉलिसी अमेरिका की लग रही है आपको इस बार का बजट? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना फंड्स यहाँ से निकाल रहे हैं। क्योंकि जब अगर हम देखें 2021 में डॉलर का जो रेट था 76 रुपीज था, 76 रुपये था, और आज 86 रुपीज है। तो 13% की इंक्रीज है 3 सालों में। तो एवरेज 4% की इंक्रीज हो गई डॉलर टोटल। तो उनको लॉस हो गया फॉरेन इन्वेस्टर को इस बात का ही, कोई डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया। तो इस पर्पस को लेके, और सेकेंडली जो फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है, उनको लग रहा है जो हम फ्री बीज का काम कर रहा है कंट्री, जो फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हैं हम जो कर उनको बांट रहे हैं, वोटरों को फ्री में बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले टाइम में लॉस होगा। इसमें आने वाले टाइम में 7-8 साल में जो जीडीपी है उसमें 1 या 2% का इफेक्ट पड़ने की संभावना, और फिस्कल डेट आने वाले टाइम में डेफिसिट बढ़ेगा। बिल्कुल। और सर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। अब सर इन्हीं की बात के सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। साहनी साहब, सर ने जैसे फ्री बीज का जिक्र किया, और लगातार सुप्रीम कोर्ट भी जो है फ्री बीज पर हर राजनीतिक पार्टियों को फटकार लगाता है कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होता। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है एक से बढ़कर एक बड़ी घोषणाएं करती है। कोई कह रहा है महिलाओं को हम 2100 देंगे, तो कोई कह रहा है 2500 रुपए देंगे। क्या लगता है अगर ऐसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री बीज पर चुनाव लड़े तो फिर देश की इकोनॉमी का क्या होगा? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हम लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। हम बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि इसको फ्री बीज माना जा सकता है, पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत की जितनी पॉपुलेशन एक हाई पॉपुलेशन कंट्री है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक समय पे अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड थे, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, अर्बनाइज करने के लिए इस बार बजट में या हर साल बजट में काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर ये चीज़ें नहीं करी जाएंगी तो कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे एरियाज होते हुए भी डेवलप नहीं करेंगे। इसका मैं आपको एक रिलेट करना चाहूँगा जो इन्होंने इस बार किसानों के लिए किया है। जैसे इन्होंने कहा है कि 100 डिस्ट्रिक्ट जो कि लो प्रोडक्टिविटी वाले हैं, वहाँ पे 1,70,00,000 फार्मर्स को डेवलप करने के लिए ऐसे ऐसे समाधान किए जाएंगे ताकि माइग्रेशन रोकी जाए। अगर वो वाकई ही किसी अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेट कर रहे हैं तो वो माइग्रेट करें, ना कि वो इसलिए माइग्रेट करें क्योंकि उनके एरियाज डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसे ही उनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना, अब इसको आप फ्री बीज भी कह सकते हैं,
आप इसको अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो फ्रीबीज सही है आपकी नजर में? मैं इसको अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी देखता हूँ। ओके, अब जैसे कि आपको मैं इसमें एक और एग्जांपल दूंगा जो आज मैं बजट से समझना चाह रहा था या देख रहा था कि उन्होंने काफी सारी दवाइयों पे भी छूट दी है, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी तरफ एजुकेशन को भी प्रमोट किया है, एआई को भी प्रमोट कर रहे हैं, आईआईटी को भी प्रमोट कर रहे हैं, मेडिकल को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे इस बजट का नाम एक ज्ञान के नाम से दिया गया था, गरीब, युवा, उसके बाद अन्नदाता, उसके बाद नारी। तो युवा जौन सा है वो एक नई जनरेशन हो गई, गरीब जौन सा है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके पास पैसे कम है उसके लिए अपॉर्चुनिटी, जिसको आप फ्रीबीज भी कह सकते हैं। युवा के लिए आज जैसे मैंने पहले बोला कि इन्होंने एक न्यू रिजीम को प्रमोट किया है, तो युवा सेविंग नहीं करेगा तो ये एक प्रॉब्लम भी है। दोनों स्लैब्स को चलाना चाहिए था। इंडिया एक शुरू से सेविंग इकोनॉमी में था, उसको नहीं चलाया गया। अन्नदाता के लिए शुरू से ही कुछ करते आए हैं। इस बार इन्होंने मखाना बोर्ड भी एक अनाउंस किया है बिहार में। उसके अलावा एयरपोर्ट्स भी अनाउंस किए हैं। नारी के लिए बात करें तो डे केयर्स वगैरह भी इन्होंने अनाउंस किए हैं जहां पे वो दे के काम कर सकते हैं। गिग वर्कर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अभी मुझे लगता है काफी लोगों को पता ही नहीं चला कि ये क्या चीज है। असर क्या लगता है आपको? कल जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि ये इस बजट से महिलाएं और सशक्त होंगी, क्या इस बजट में महिला सशक्तिकरण की चीजें आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक महिलाओं के लिए कोई स्कीम मुझे तो दिखी नहीं अभी तक, जितना कि मैंने देखा है। पर अगेन वही बात कि अगर ओवरऑल ग्रोथ होगी, जैसे महिलाओं में एजुकेशन वो बता रहे हैं कि बढ़ रही है, उनमें जब एजुकेशन बढ़ेगी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये जो महिलाओं के लिए एज सच तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। पर मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल जो इस बजट का, जैसे आप कह रहे थे परफॉर्म रिफॉर्म, तो इसमें ये चीज है कि जो ऑलरेडी स्कीम्स हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है कि जो ऑलरेडी स्कीम चल रही हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और जो रेगुलेटरी, एक्चुअली जो मेरा अपना मानना है कि ये सारी स्कीमें बहुत अच्छी हैं, पर हमारे पे इतने रेगुलेटरी जो कंपल्शंस हैं इंडिया में कि अच्छी स्कीम भी बनी ना वो एंड तक पहुंचती नहीं है। तो इसलिए एक बहुत जो बड़ी चीज जो मुझे इसमें लगी है कि उन्होंने एक रिफॉर्म कमीशन बनाया जो रेगुलेटरी जो चीजें कंट्री को इकोनॉमिकली पीछे ले जा रही हैं उनके रिफॉर्म के लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई है कि वो चीजें देखी जाएं कि जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं कि जिनसे कारण जो इकोनॉमी है या कंट्री है वो उन शैकल से नहीं निकल रही, बाहर नहीं निकल रही। तो मैं समझता हूँ जो स्कीमें हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। जो ऑलरेडी जैसे जल मिशन है उसको कंटिन्यू होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। और टारगेटेड जैसे एग्रीकल्चर में है कि उन्होंने कह रहे कि 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई, मींस के जो ऑलरेडी, क्योंकि स्कीमें तो ऑलरेडी बहुत हैं, तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें उसकी क्वालिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है और टारगेटेड काम किया गया है ताकि जो उसका नेट रिजल्ट जो है वो नजर आए। तो एज सच मुझे कोई महिलाओं के लिए एज सच तो कोई स्पेशल स्कीम नहीं दिख रही, पर ओवरऑल जो बजट का है जैसे गिग वर्कर्स है उसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि महिलाओं के लिए है, ये सभी के लिए है। और एज सच मुझे कोई महिलाओं के लिए कोई स्पेशली कुछ नजर नहीं आ रहा है इस बजट में। सर, आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि इस बार के बजट में जो है दिल्ली के लिए, बिहार पर ज्यादा फोकस किया गया है, बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश हुआ तो विपक्ष ने सवाल खड़े किया ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया था। क्या ये माना जाए कि इस बार का चुनावी बजट है आपकी नजर पे? आने वाले टाइम में ये बिहार में चुनावी बजट है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला हुआ है, इम्पैक्ट उसका नज़र आ रहा है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज है जो वहाँ पे ही खोलना है तो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मतलब आपका इशारा ये है कि ये चुनावी बजट है? नहीं, चुनावी बजट ये नहीं है, मतलब बेनिफिट कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर दिया गया है। कहीं जो मिडिल क्लास का जो बेनिफिट है इसका डेफिनेटली इसको दिल्ली में भी बेनिफिट मिलने जा रहा है। दिल्ली में ये जो 12 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन बढ़ाई गई है इससे मिडिल क्लास को बेनिफिट होगा। जो जिनकी लाख रुपए तक सैलरी है उनको स्टैंडर्ड एक्शन में 75,000 की मिलनी है, उनको बेनिफिट होगा इसका कहीं ना कहीं तो बीजेपी को बेनिफिट होगा। सर, चूंकि आप यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे थे, ए से अन्नदाता, अब मैं अन्नदाता पे ही आ जाती हूँ। अन्नदाता जो है लगातार पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और कल ही जो किसान नेता है सरवन सिंह पंधेर, उनका बयान सामने आया है कि अगर मोदी सरकार किसान हितैषी है तो जो बजट आने वाला है इसमें किसानों के लिए वो बड़ी घोषणाएं कर दे।
लगता है आपको कि किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हुई है इस बजट में? मैं कहना चाहूँगा कि जब एक बजट बनता है ना, तो वो सोसाइटी के हर एक आदमी को मद्देनजर रखे बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले जिसका हम नाम लेते हैं, जो इसको हम प्रायोरिटी भी कहते हैं, वो हमारा अन्नदाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो कभी भी नहीं माना जा सकता कि एक बजट आएगा जिसमें किसान के लिए कभी कुछ ना किया जाए या किसान की अपलिफ्टमेंट नहीं देखी जाए। ये शुरू से ही करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है, तो एक किसानी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारी जो ग्रोथ है वो बाकी सेक्टरों से कम है। शुरू से ही उसकी ग्रोथ जौन सी है वो नेगेटिव पे आ रही है। जहां पे हमारा मेजर स्टेक जौन सा है वो किसानी माना जाता था, हम वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम दर्ज करते थे, वहां पे हर सेक्टर में वो पीछे आ रहा है, जिसका कुछ रीजन एक माइग्रेशन, रोटेशन, ये भी माना जाता है। पंजाब में रहते हैं, आपको कई बार सुनने में आता होगा कि किसानों को प्रॉपर हक नहीं मिला या किसानों को फैसिलिटीज नहीं मिली, तो वो लोग इससे नाराज होके, निराश होके, नुकसान खा के इस काम को छोड़ के आगे जाते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिटीज डेवलप हो रही हैं, तो जो हमारा किसानी का एरिया है, जो टोटल हमारा लैंड भी माना जाता था कि किसानी के अंडर मैक्सिमम एरिया आता है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो वाकई ही बजट में हर बारी इसको बचाया जाता है। और इसमें मैं एक एडिशनल बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आज से पहले भी जब बजट आए हैं, जैसे पिछले साल भी हमारा बजट आया था, जो इंटरिम बजट आया था, उस टाइम भी हमारे इलेक्शंस थे। बिल्कुल। उस टाइम हमें कुछ भी ऐसा खास प्रोविजन इनकम टैक्स में किसान के लिए नहीं दिखा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है। ये वाकई ही जो बजट है, ये काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट बैठ के डिस्कस करके उस हिसाब से बनाते हैं, जहाँ पे फंड को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एग्रीकल्चर को बिल्कुल प्रमोट किया जाता है और सारे सेक्टर्स को एक बार डेवलपमेंट देखी जाती है। तो ये बजट समावेशी विकास का उदाहरण है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैलेंस बजट का कोशिश हुई है। ठीक है अश्विनी सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में ज्यादा फोकस रहेगा, और आज जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई बजट से पहले, तो इस दौरान भी उन्होंने इसी का जिक्र किया था। अगर मध्यम वर्ग की बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए जो है टैक्स छूट डबल कर दी गई है। इसके बाद टीडीएस की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भी आप भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए कर दी गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आप कह रहे हो कि ये नेचुरली जो मिडिल क्लास को बहुत बड़ी छूट दी गई। अगर आप कई बजटों को कंपेयर करोगे तो इतनी एकदम से इतनी छूट आज तक मुझे नहीं लगता कभी मिली हो। तो जैसे मैं पहले कहा, उसका मेन एम है कि कंजम्पशन बढ़े। पर जैसे आप कह रहे हो, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने के कारण उसमें काफी ज्यादा वो जो जितनी ग्रोथ आनी चाहिए वो उतनी आ नहीं रही। तो ये जितने आप बता रहे हो कि जैसे कि टीडीएस की लिमिट्स में चेंज है, अपडेटेड रिटर्न की लिमिट्स में चेंज है, और जो बुजुर्गों के लिए जो लिमिट्स है टीडीएस की उसमें चेंज है, तो उसका जो मेजर रीजन यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मिनिमम गवर्नेंस हो, मतलब गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, सेल्फ कंप्लायंस हो और लोगों पे यकीन हो, ताकि लोग काम करने की बजाय ये ना हो कि वो इन्हीं कामों में लगा रहे, भी टैक्स की रिटर्न भरनी है, टीडीएस काटना है। तो धीरे धीरे जो सरकार का जो एम है वो ये है कि जो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसको कम से कम किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो लिमिट्स वगैरह बढ़ाई हैं टीसीएस की या टीडीएस की, ये बहुत अच्छा राइट डायरेक्शन में ये स्टेप है। क्योंकि लोग जो काम तो जो बिजनेसमैन में या और है, काम करना कि इन्हीं कामों में लगे रहे। तो ये मैं समझता हूँ ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है। और जैसे वो कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट वीक में वो एक बिल भी पेश करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के लिए नया, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों को, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, मुझे लगता है कि इससे काफी छूट मिलने की मुझे संभावना है या मिलनी चाहिए, ताकि लोग इन रेगुलेशंस को कंप्लाई करने की बजाय अपने बिजनेस में और दूसरे कामों में और प्रोडक्टिव ध्यान दे सकें। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, ये जो लिमिट्स वगैरह इन्होंने चेंज की हैं। कालरा सर, अब आते हैं महंगाई बेरोजगारी पर। ये देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और माना जा रहा है कि हर चुनाव में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाता है।
क्या इस बार के बजट में महंगाई से निपटने के लिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस टाइप की कुछ चीजें आपको इस बजट में लग रही है? बहुत बहुत कम कोशिश की गई है इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो मेन मुद्दा है। इन्होंने इसमें कहा कि हम मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ा देंगे, हम डॉक्टर तो बना लेंगे, पर एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? बिल्कुल। हम कह रहे हैं अभी 1 लाख सैलरी तक कोई टैक्स नहीं है, तो डॉक्टर तो 25,000 30,000 सैलरी 50,000 सैलरी पे मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ना होने का मेन रीज़न है के कारण ही तो हमारी माइग्रेशन हो रही है सारी, जो हमारी कनाडा और अमेरिका दूसरे कंट्री में हो रही है। आउट ऑफ इंडिया लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इसी कारण ही हो रहे हैं, ड्यू टू दैट। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम आएगी, कोई एई आ रही है, एई का जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट उतनी कम होगी। बिल्कुल। तो पहले कंप्यूटर से एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो अब एई से और आने वाले टाइम में इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में ये चेक करने वाली बात है, तो इसको कैसे करना है। अब सर यहाँ पर हम आते हैं, अगर अर्बन क्षेत्र की बात की जाए तो अर्बन क्षेत्र में भी जो है आज के बजट में कई बड़ी बातें की गई है, कई बड़ी घोषणाएं की गई है। उसमें ये है कि 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। दूसरी चीजें हैं कि शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी, और इसके बाद 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। आपको याद होगा कि जहां झुग्गी वही मकान, अमित शाह ने ये वादा भी किया था पिछले 2020 के चुनाव में, और विपक्ष अब लगातार उसको घेर भी रहा है। तो इसी के मद्देनजर ये मुझे लग रहा है ऐलान किया गया है बजट में कि 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ये बहुत अच्छा ऐलान किया गया है। जैसे मैं पहले भी बजट को बैलेंस बजट के तौर पे देख रहा था, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 1 लाख अधूरे घर जो शुरू हो चुके हैं, 40,000 कंप्लीट होंगे। आज के दिन में अगर आप और मैं, कोई एक आदमी अपना मकान बनाता है, तो उस आम आदमी को भी मकान बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इस फ्री बीज के ज़माने में, जिसको आप फ्री बीज कहते हैं, वह जहाँ सरकार ने बैलेंस सबको फंड बांटना है, सबका ध्यान रखना है, गरीब कल्याण को घर भी देने हैं, पक्की छत देनी है, और उससे भी कई बीमारियां और हमारी जो शहर है वो आगे बढ़ता है। तो वाकई ही एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। ये घर कंप्लीट होंगे। इसके साथ उन्होंने जल का भी एक मेंशन किया है कि हर घर में जल 2028 तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2026 भी कहा जा सकता था, 2027 भी कहा जा सकता था, 2028 इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग हुई है। हमारे जितनी नेशनल हाईवेज बन गए हैं, जितनी कनेक्टिविटी बन गई है, 50 नए टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब चीजें इसको दर्शाती हैं कि ये वाकई ही बैलेंस्ड तरीके से हर सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें ये जो गरीब आवास योजना है, जिसको प्राइम मिनिस्टर गरीब आवास योजना के नाम से भी बनाया गया था, और इनको जो अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के नीचे वाले थे, उनको भी छत देने की जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी थी, वो वाकई ही ये लोग इनके लिए लगे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा ये मोदी सरकार इस चीज़ में शुरू से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इस चीज़ों से हमें कई बेनिफिट्स आएंगे, कई चीज़ें सेटल हो सकती हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 120 नए एयरपोर्ट की आज इन्होंने मेंशन किया है कि 120 एयरपोर्ट की प्लानिंग चल रही है, जिसमें हेलीपैड्स भी होंगे, हिली एरियाज में भी होंगे। तो देखा जाए तो वो क्षेत्र जहाँ पे कभी आना जाना मुश्किल था, जहाँ कनेक्टिविटी के लिए सड़क आज भी नहीं बन पा रही है, या पहाड़ गिरने के कारण आज भी वहाँ खतरा है, वहाँ पे ऐसी प्लानिंग करना वो वाकई ही कुछ हर एक आदमी की अप्रोच बना रहे हैं। फिर ब्रॉडबैंड और इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं हर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें इतना बड़ा फंड दिया गया है। तो कनेक्टिविटी पहले बातचीत से जहाँ चिट्ठी चलती थी, फिर टेलीफोन आया, फिर अब इंटरनेट आया। मैं पीछे ही कोई पॉडकास्ट देख रहा था, तो वहाँ पे वो श्रीनगर के कुछ छोटे क्षेत्रों में वहाँ पे बातचीत चल रही थी, जहाँ उन्होंने कहा कि आज भी हमें शाम को लाइट नहीं आती है, या आधा घंटा नीचे जाके कहीं पे टेलीफोन पे बात करनी पड़ती है। तो ये एक वाकई ही वेलकम स्टेप है कि जहाँ पे लोग इतने छोटे सेक्टर्स को, या उस सेक्टर तक जिनकी आवाज़ आज भी सब लोगों तक नहीं पहुँचती है, उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे साहनी जी का मानना है कि जो फ्रीवीज है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी है, लेकिन सर मेरा ये पर्सनल मानना है कि फ्रीवीज की जगह अगर रोजगार का सृजन किया जाए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि फ्री पैसे उनके अकाउंट में देने की बजाय कुछ ऐसा, जैसे
योजना थी जिसमें आप 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देते थे, जो कांग्रेस ने शुरू की थी, बहुत अच्छी स्कीम है कि एटलीस्ट कोई काम हो, प्रोडक्टिव उनको पैसे, ताकि ये ना कि बैठे बिठाए ना कुछ आए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इसमें जो एक सबसे बड़ी जो रोजगार के लिए जो मुझे चीज नजर आई है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, वो है टूरिज्म वाला। आप देखोगे उन्होंने फ्री जो 50 उन्होंने कहा कि ऐसे डेस्टिनेशन है जिसको टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाएगा उनकी वेबसाइट पे, ये वो आप देखोगे जो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, होटल्स में, उसके गाइड हो गए, टैक्सी वाले हो गए। तो मैं समझता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट वाला है, देखिए जो कि वर्ल्ड की, आप ना वर्ल्ड से अछूते नहीं रह सकते। जैसे एआई ने आना है, कंप्यूटर ने आना है, कनेक्टिविटी आना है, वो आपको उस चीज में समावेश होना ही पड़ेगा। और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो नेचर है वो भी नेचुरली उससे चेंज होनी है। तो गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कि जैसे एआई में ये, तो ये अगर आप कहोगे कि पुराने जैसे एम्प्लॉयमेंट के तरीके थे वो ही रहेंगे, वो ऐसे नहीं कभी भी होगा। तो इसलिए नए नए क्षेत्र ढूंढने होंगे जिसमें मैं समझता हूं कि जैसे ये एम्प्लॉयमेंट, ये टूरिज्म है, ये बहुत अंडर डेवलप्ड या अंडर एक्सप्लोर्ड ये हमारा एक तरह का क्षेत्र है, जिस पे डेफिनेटली उन्होंने जोर देने की कोशिश की है ताकि लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल सके और मैक्सिमम जो है वो इकोनॉमी में एडिशन हो सके। तो ये टूरिज्म वाला जो है, इसमें उन्होंने जैसे मेडिकल टूरिज्म पे भी जोर दिया है, प्लस दूसरा टूरिज्म मैं समझता हूँ जैसे ये रिलीजियस पिलग्रिमेज, जैसे आजकल आप महाकुंभ लगा हुआ, आप देखोगे उसमें कितनी पोटेंशियल है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की या इकोनॉमी में एडिशन करने की। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। मैं समझता इसको और विगरसली इसको गवर्नमेंट को इस सेक्टर में देखना चाहिए। और इससे क्या होगा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और सारा ओवरऑल एनवायरनमेंट अगर टूरिज्म पे जोर देंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि इट कैन ऐड 1 और 2% टू दी होल जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। तो ये एम्प्लॉयमेंट में डेफिनेटली वो उन्होंने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। कालरा सर, यहाँ पर अब हम जिक्र करते हैं अब पिछले लोकसभा चुनाव की, तो आपको याद होगा कि नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, लेकिन 240 पर बीजेपी सिमट कर रह गई। क्या लगता है उसको देखते हुए भी इस बार का बजट तैयार किया गया है? बजट तो देखो कंट्री के हिसाब से ही तैयार किया जाता है, कोई ये नहीं है पॉलिटिकल, थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल जरूर हो जाता है, मतलब ये नहीं है पूरे का पूरा ही उसका इम्पैक्ट नजर आए। क्योंकि जितने भी बजट मोदी सरकार ने पेश किए हैं वो डेवलपमेंट के किए हैं। ये ठीक है, थोड़ा बहुत आप दिल्ली के इलेक्शन है या बिहार के इलेक्शन है या आने वाले स्टेटों में जो इलेक्शन आने हैं उसको थोड़ा बहुत जरूर कंसिडर करती है, कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो अपनी फेवर के लिए तो करती है। ये नहीं सारे का सारा बजट ही उस इलेक्शन पे लग जाएगा। मतलब ये 240 ऐसे है तो बाकी जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं तो उनको बेनिफिट थोड़ा बहुत तो बनता ही है, और वो दिया भी है इन सरकार ने, पिछले बजट में भी दिया है, इस सरकार में उसको कंसिडर किया। ये नहीं सारे का सारा ही उस पर डिवाइड हो गया है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। अच्छा। मतलब ये नहीं है सारे का सारा ही उधर बजट चला गया है, कुछ ना कुछ तो करता है। अगर बिहार की डेवलपमेंट होती है, आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट होती है, वो भी तो कंट्री का पार्ट है, वो फॉरेन कंट्री तो नहीं है। दोनों स्टेट्स जो टोटल का एक्सपेंडिचर है वो कंट्री पे ही डेवलप हो रहा है, कंट्री पे खर्च हो रहा है सारा का सारा। तो इसलिए जो ये नहीं है भी एक ही साइड पे खर्च हो रहा है, टोटल का टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्री के लोगों के लिए खर्च हो रहा है। आपके मंत्री जी हरपाल सिंह चीमा मांग कर रहे थे कि पंजाब को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, उनके इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैम ऐसा है कि जैसे अभी कालरा जी भी बात कर रहे थे कि कोई भी बजट सारी कंट्री को मद्देनजर रखे बनाया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश भी पंजाब इंडिया का पार्ट है, वैसे पंजाब भी पार्ट है। तो ये वाकई सच बात है कि पंजाब में जितने कुछ समय से काफ़ी हमारे अन्नदाता किसानों भाइयों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या वहाँ पे एक डिसीजन जो सा है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँच पा रहा है। तो हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर शहर से, हर सिटी से कोई ना कोई डिमांड्स आती हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे सारी जो डिमांड्स हैं, जो सारे स्कोप्स हैं, उनको इकोनॉमिस्ट पूरा मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। कालरा सर, इधर बात की जाए, अभी कुछ दिनों से, कुछ समय से विपक्ष लगातार बीजेपी को इस चीज पर घेर रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है।
इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहा है? और दूसरा सवाल इसमें यह है कि रुपये को बूस्ट करने के लिए इस बजट में क्या कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, ये जो वैल्यूएशन ऑफ करेंसी है ना, ये बहुत इंट्रिकेट टॉपिक है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है उसके फायदे नुकसान है, अगर बढ़ती है उसके फायदे नुकसान है। अगर आप अकेला रूपी का डॉलर से ना देखो, अगर आप देखोगे बाकी की करेंसियों से कंपेयर करोगे, जैसे येन से या यूरो से या अपने पाउंड से, तो आप देखोगे इंडियन जो करेंसी है इट इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। मतलब ये गिरी है 2-3% जैसे गिरी है, पर बाकियों के मुकाबले इसने बेटर परफॉर्म किया है। पर अगर तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बजट में कोई भी ऐसा कोई प्रावधान या गवर्नमेंट के पास बजट में कोई ऐसी चीज होती है कि या वो करेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये मार्केट फोर्सेस पे और आरबीआई की इंटरवेंशन पे डिपेंड है। तो जो अगर आप देखो कि अगर रुपए कम हो रही है कीमत डॉलर के मुकाबले, तो उससे फायदा भी हो रहा है, एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड में कंपेटिटिव हो रहा है। जैसे इस बजट में कहा कि एक्सपोर्ट पे जोर देना है, तो मैं नहीं समझता कि इसकी जो बजट है इस चीज के लिए कि करेंसी की वैल्यू कम करनी है ज्यादा, इसमें बजट में को बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत नहीं होती, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है। तो ये जो चीज है ये बोथ वेज है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये अगर करेंसी की वैल्यू कम हुई है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो गया, हमारा वर्ल्ड वाइड में हम एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव हो गए हैं। पर एट द सेम टाइम जैसे पर उसमें जब होता है तो हमें इंपोर्ट हमारी महंगी हो जाती है। तो ये जो इसका बजट से मैं नहीं समझता कि जो रुपये की जो वैल्यू है बजट से को बहुत इसका इम्पैक्ट है या इसका बहुत कनेक्शन है। तो ये मार्केट फोर्सेस पे है और एट दिस मोस्ट इसको आरबीआई इंटरवेंशन पे है। तो ये इसका बजट से कोई बहुत ज्यादा इसका कनेक्शन मुझे नहीं लगता है। सर, अब हम आ जाते हैं व्यापारियों पर कि आज के बजट में व्यापारियों के लिए क्या क्या ऐलान किया गया है। तो इसमें यह है कि एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर सीधे डबल कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 60 टैरिफ रेट हटेंगे और अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ये टैरिफ रेट क्या होता है सर, अगर एक बार आप समझाएं तो? ये एक्चुअली ना कस्टम्स में, ये जैसे मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ, ये टैरिफ रेट्स है, ये बेसिकली ये सारा जितने भी रेगुलेटरी है ना चीजें, उनको उन्होंने रिफॉर्म या कम करने की कोशिश की है। कस्टम में जैसे कई रेट होते थे पहले, उन्होंने उसको कम कर दिया ताकि होता क्या था, जब वो कोई चीज इंपोर्ट की तो ऑफिसर कहता था आप इसमें इस टैरिफ में आपकी फॉल कर रही है, व्यापारी कहता था मेरा इस टैरिफ में कर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली क्या, जो जितने टैरिफ रेट कम होंगे, लिटिगेशन कम होगी, डिस्प्यूट कम होंगे। तो ये जो बजट में जो जोर है वो काफी इस चीज पे जोर है कि जो लिटिगेशन वाले, जहां पे कोई लिटिगेशन की संभावना ज्यादा, उन चीजों को कम किया जाए। तो ये टैरिफ रेट भी उन्होंने इसलिए उन्होंने जो टैरिफ रेट की जो थी वो कम कर दी है, ताकि जो कम टैरिफ होंगे तो उससे लिटिगेशन कम हो। तो ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है, ताकि जो लिटिगेशन पे और जो मैंने जैसे पहले कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उतनी ग्रोथ होगी, उतना आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है कि उसको उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म करके जो टैरिफ थे उनकी संख्या को कम करने की कोशिश की है। ठीक है सर, अब मैं आप तीनों से कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं भी इस पे यही कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे रणदेव साहब ने बताया कि इन्होंने ये जो टैरिफ रेट्स कम किए हैं ये कंप्लायंस को कम करने के लिए किया है। तो आज का व्यापारी, आज का बिजनेसमैन वाकई इस बात से बहुत निराशा रखता है कि वो एक कंप्लायंस करता है तो दूसरी कंप्लायंस खड़ी हो जाती है। हमने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि इफ कंप्लायंस इज कॉस्टलियर देन ट्राई नॉन कंप्लायंस। अगर आपको लगता है कि इसको करना मुश्किल है तो इसको बिना करो, तो इतनी इंटरेस्ट पेनल्टीज खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो इन्होंने न्यू टैक्स, इनकम टैक्स बिल की बात करी है जो अगले हफ्ते शायद जिसका प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये कम शब्दों में और एक सरल तरीके से रखा जाएगा जहां पे आम आदमी पढ़े, लिटिगेशंस कम हो। यहां तक कि पिछले बजट में भी इन्होंने कुछ पुरानी इनकम टैक्स की डिमांड्स को निल किया था, इस बार भी इन्होंने मेंशन किया है
कि 2019 तक की डिमांड 10,000 रुपये तक की, उससे पुरानी 2014 से पुरानी डिमांडें 25,000 तक की राइट ऑफ करी जाएंगी, क्योंकि ये डिमांड्स वाकई ही कई बार इनकम टैक्स में पुरानी चढ़ी होती थी, जहाँ पे जस्टिफिकेशन मुश्किल थी, जहाँ पे जिसकी डिमांड है वो भी ठीक नहीं, वो भी कहता था कि ये मेरे बनते नहीं है देने, मैंने दिए हुए हैं, वो अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसी ही टैरिफ्स की बात आपने छेड़ी। टैरिफ्स कम करने से क्या होता है कि बहुत सारे स्लैब्स हों तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को या इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी मुश्किल आती है कि वो एक आइटम दो जगह पे कंसिडर करी जाती है, तो बाद में जब असेसमेंट्स होती हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो जितना कंप्लायंस अच्छा करेंगे उतना ही हमारे, जितना भी हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा आम आदमी है, उसको बेनिफिट होता है बिजनेस करने का, और वो वाकई ही टैक्स देने के लिए सरकार को रेडी भी होगा। सर, अब मैं आप तीनों से एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। आप किस नजरिए से इस बजट को देखते हैं? ये जो बजट है आम आदमी के लिए नहीं है, मतलब आम आदमी को कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है इस बजट से। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं आम आदमी के लिए ये बजट ही नहीं है। नहीं, मैं इससे मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मैं इसको बैलेंस बजट मानता हूं, और जब मैं बैलेंस बजट की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा संख्या में जो पॉपुलेशन आएगी वो गरीब, युवा और आम। मैं नहीं कहता कि अन्नदाता को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट आया, नारी के लिए कोई स्पेशल नहीं मिला, बट हाँ, ये आम आदमी के लिए बजट अच्छा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गुरलीन से काफी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि बजट एक ऐसी, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करना चाहिए। मैं जो, अगर आप मुझसे पूछो कि वो चीज होनी चाहिए जो देश की तरक्की में फायदा दे सके, क्योंकि कई बार कहते हैं कि जो तरक्की है उसके लिए थोड़ा सा दुख भी या कुछ मुसीबत भी थोड़ी सी बंदे को करनी पड़ती है। तो ये जो बजट है ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो पॉलिसी शिफ्ट जो है वो धीरे धीरे हो रही है। जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में ही है कि पहले वो सेविंग बेस्ड इकोनॉमी से अब कंजम्पशन बेस्ड में जा रही है, तो ये धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रही है, मैं समझता हूं कि ये बजट उसी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ओवरऑल जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की कोशिश है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश है, तो मैं इसको काफी हद तक एक बैलेंस बजट मानता हूं। ठीक है सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो हमारे साथ बजट एक्सपर्ट की मौजूदगी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट समावेशी विकास का उदाहरण है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।